जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना अपने बेड़े में 10 सुपर कैरियर शामिल करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ रहा है। पर चाइना के अगर एक्सपर्टीज को देखें तो चाइनीज टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा नहीं माना जाता है कि चाइना के खुद के बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियरों को अमेरिकी निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर या फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ कंपेयर किया जा पाए। तो क्या ऐसे समय में चाइना द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को बनाने के लिए रशिया का मदद लिया जा सकता है? दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले अपडेट में मैं आप लोगों को चाइना और रशिया के जॉइंट एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे और आखिरी हिस्से में चाइना के Y-20 नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा और क्यों ये एयरक्राफ्ट आने वाले समय में इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, चाइना और रशिया के कॉमन एनिमी है अमेरिका, और ये कॉमन एनिमी के वजह से ही दोनों देश एक दूसरे के काफी करीब भी है और दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता रहता है। इवन इसके अलावा हाल ही में चाइना और रशिया के बीच में एक जॉइंट न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोडक्शन का समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों, क्या ये दोनों कारण एक साथ मिलके ऐसा एक सिंगल कारण बन सकता है जिसके बाद रशिया और चाइना जॉइंटली खाली मिलिट्री एक्सरसाइज या इक्विपमेंटों को प्रोड्यूस ना करके जॉइंटली न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट जैसे बड़े इक्विपमेंट को भी मैन्युफैक्चर करना शुरू करे? तो दोस्तों, ऐसा होने का संभावनाएं काफी ज्यादा है। 2018 के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक रिपोर्ट को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि उस समय रशिया द्वारा चाइना के स्टेट ओन नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को रशिया में एक न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर बनाने का प्रोजेक्ट में इनवाइट किया गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आइस ब्रेकर है, इसका लंबाई 152 मीटर और चौड़ाई करीबन 30 मीटर होना था, जबकि इसका वजन करीबन 30,000 टन होगा। जबकि इसके अलावा दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी काम हो चुका है। चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब लियोनिंग है, वो असल में सोवियत डिजाइन है, जिसे सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन के हवाले कर दिया गया था और यूक्रेन से चाइना ने इसे परचेस करते हुए रीमोडिफाई करके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से डिजाइन किया। जबकि चाइना के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब शांगडोंग को भी इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के तहत ही बनाया गया है। पर लियोनिंग और शांगडोंग के बीच में अगर डिफरेंस को देखे तो आपको पता चलेगा कि लियोनिंग जहाँ पे सिर्फ 24 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है, वहीं पे शांगडोंग करीबन 36 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है, ऐसा चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है। पर दोस्तों, चाइना का जिस तरीके का एम्बिशन है, वो ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी पूरा नहीं कर सकता। इवन चाइना द्वारा अगर लियोनिंग या शांगडोंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को बड़े संख्या में भी निर्माण किया जाता है तो चाइना अमेरिकी नेवी का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसे मौके में अमेरिका का सामना करने के लिए चाइना को बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ न्यूक्लियर पावर और कैटेपुल लॉन्चिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को चाहिए, जो बड़े आकार के एवेक्स एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च कर पाए और उसके पास इतना क्षमता हो कि ये दूर समंदर के अंदर जाके अपने ऑपरेशनों को अंजाम दे पाए। पर चाइना के टेक्नोलॉजियों को अगर देखे तो ये चाइना के लिए इतना आसान नहीं। जबकि दूसरे तरफ अगर रशिया के पिछले एक्सपीरियंसेस को देखे तो आपको पता चलेगा कि रशिया के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने का क्षमता तो है, लेकिन रशिया के इकोनॉमी इतने बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे मौके में रशिया के टेक्नोलॉजी और चाइना के पैसे दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो शायद आने वाले समय में दोनों देश अमेरिका को काउंटर करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। दोस्तों, रशिया के अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को भी देखे तो आपको पता चलेगा कि 1980s में ही रशिया के तरफ से न्यूक्लियर पावर के बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिजाइन कर लिया गया था। पर उस समय सोवियत यूनियन जिस तरीके से का दौर से गुजर रहा था, तब सोवियत यूनियन के पास भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का बजट नहीं था। जबकि अभी अगर रशियन श्रॉम क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन को देखे तो ये भी एक बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो बड़े आकार के एवेक्स एयरक्राफ्टों को भी कैरी कर सकता है और साथ में निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबरी भी कर सकता है। तो संभावनाएं अब ये भी है कि चाइना और रशिया जॉइंटली इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियरों के कंस्ट्रक्शन के तहत आगे बढ़े, ताकि आने वाले समय में अपने आप के जरूरतों को पूरा करने के अलावा अमेरिका को भी काउंटर कर पाए। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में भारत को भी दूसरे देशों के साथ अपने पार्टनरशिप को और मजबूत करना चाहिए, ताकि भारत चाइना के इस तरीके के मंसूबे को आसानी से ध्वस्त कर पाए। जबकि इंडिया का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना चाहिए और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी एक बड़े आकार के भारी भरकम सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में तब्दील करना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं चाइना के Y-20 एयरक्राफ्ट के बारे में और ये कैसे आने वाले समय में इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और कैसे इंडिया को इन Y-20 को काउंटर करने के लिए अपने तैयारियों को मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, हाल ही के कुछ चाइनीज मीडिया के रिपोर्ट के
मुताबिक चाइना का जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब Y-20 एयरक्राफ्ट है, उसे चाइना द्वारा नया इंजनों के साथ लैस किया जाएगा। और चाइनीज रिपोर्टों के मुताबिक यह नया इंजन डोमेस्टिकली बिल्ड WS-20 इंजन है। दोस्तों चाइनीज रिपोर्टों के मुताबिक इन इंजनों के बदौलत अब Y-20 एयरक्राफ्टों के रेंज भी बढ़ जाएगा और लिफ्ट क्षमता भी पहले के तुलना में काफी गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों इन रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि फिलहाल Y-20 एयरक्राफ्टों में रशियन बिल्ड स्लोवियव D30 KP2 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल से चाइना के Y-20 की रेंज करीबन 7,500 किलोमीटर है और ये करीबन 55 टन के वजन को लेकर उड़ान भर सकता है। जबकि नया इंजन के इस्तेमाल से Y-20 एयरक्राफ्टों के रेंज में कितना बढ़ोतरी होगा इसके बारे में तो कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन चाइनीज एक्सपर्टों के मुताबिक इसका लिफ्ट क्षमता 55 टन से बढ़ के 66 टन हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में चाइना अपने टाइप 99A मेन बैटल टैंकों को भी इससे एयरलिफ्ट कर सकेगा। जबकि अब तक चाइना द्वारा ऐसे टैंकों को एयरलिफ्ट करने के लिए पहले टैंकों को खोलना पड़ता था और फिर से एयरलिफ्ट के बाद इसे रीअसेंबल करना पड़ता था, जिससे एक तरीके से टैक्टिकल एडवांटेज तो होता था लेकिन टाइम के गैप काफी बढ़ जाता था। दोस्तों चाइना के नया दावे के मुताबिक इन इंजनों के साथ एयरक्राफ्ट अब एक ही बार में टैंकों को लेकर उड़ान भर पाएगा, जिससे चाइना के टैक्टिकल एडवांटेज और बढ़ जाएगा। जबकि अगर चाइना द्वारा इस तरीके के इंजन का डेवलपमेंट कर लिया जाए तो आने वाले समय में चाइना और अपने एयरक्राफ्टों के पावर सप्लाई के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वैसे अगर देखें तो 2018 से ही चाइना द्वारा इन इंजनों का टेस्टिंग अपने इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है, लेकिन अब तक चाइना को इसमें इतना ज्यादा सफलताएं नहीं मिला है। चाइना द्वारा जो दावा किया जा रहा है उसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है ये तो अभी से कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना इस तरीके के न्यूज के द्वारा एक तरीके का साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने का भी प्रयास करता है। पर दोस्तों अगर ये सही है तो इंडिया को भी अपने टैक्टिक्स में काफी बदलाव करना पड़ेगा, खास करके अपने एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को खाली दूसरे देशों के भरोसे छोड़ने से नहीं होगा, बल्कि इंडिया को अपना खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों वैसे अगर देखें तो इंडिया के तरफ से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट रशिया के साथ शुरू किया गया था। मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के तहत इंडिया द्वारा एक मीडियम वेट जेट पावर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काम तो शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इस काम को भी रद्द किया गया। फिलहाल इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के नाम पे हल्का वजन के सारस एयरक्राफ्टों का ही निर्माण कर रहा है, जो सिर्फ 14 पैसेंजरों को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों इंडिया जिस तरीके से अपने इंजनों के निर्माण के तहत आगे बढ़ रहा है और जैसे फ्रांस और अन्य देशों के साथ इंजनों को मॉडिफाई और रीडिजाइन के लिए समझौता किया गया है, इससे आने वाले समय में भी इंडिया के पास चाइना के इंजन के बराबर के इंजन आ जाएगा। लेकिन इंडिया को अभी से ही अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए मध्यम और बड़े आकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डिजाइन के ऊपर लग जाना चाहिए। दोस्तों मेरा तो मानना ये भी है कि इंडिया विदेशी कंपनियों के साथ समझौते के तहत रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कमर्शियल एयरक्राफ्टों के अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाए, ताकि आने वाले समय में भारत में ही ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा पाए, जिससे कमर्शियल, रीजनल ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जैसे कामों को अंजाम दिया जा पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।